डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इतिहास का मानविकी विषयों के साथ संबंध और रिलेशन ऑफ द हिस्ट्री विद द ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि हिस्ट्री का ज्योग्राफी के साथ क्या संबंध है। तो स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री का ज्योग्राफी के साथ संबंध बड़ा गहरा है कि आप जैसे देखें कि ऐतिहासिक ज्ञान के बिना, एक तरह से ये मान लीजिए, भौगोलिक ज्ञान के बिना ऐतिहासिक ज्ञान की कल्पना करना ऐसा ही है कि जैसे आप किसी शहर में जाएं और उस शहर में आप अजनबी हैं और आपको बिना स्टेशन के, बिना गलियों के और बिना गूगल मैप के आज के टाइम में उस शहर में छोड़ दिया जाए तो आपके पास भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में जब हम पढ़ाते हैं तो आजकल सारे सब्जेक्ट, हालांकि ह्यूमैनिटीज़ के तो खासकर इंटरडिसिप्लिनरीज़ हैं या इंटरडिसिप्लिनरी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास में अगर आप एक चीज़ देखें कि सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो किसी भी जगह का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें शहरों के नाम, पहाड़ों के नाम, पर्वतों के नाम और एक तरह से ये मान लीजिए कि जगहों के नाम पढ़ते हैं। तो जिस जगह का नाम हम पढ़ते हैं जब तक, या जिस शहर का नाम हम पढ़ते हैं, या जिस प्रदेश का या जिस देश का इतिहास हम पढ़ते हैं, जब तक हमें उसकी लोकेशन पता नहीं होगी तब तक हम जो हैं वो उस लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी एक तरह से अनभिज्ञ होंगे, तो उस जगह का हमें ऐतिहासिक ज्ञान होना भी मुश्किल है। तो हालांकि ये चर्चा थोड़ी और बाद में करूँगा मैं ऐतिहासिक ज्ञान के संबंध में, लेकिन सबसे पहले मैं एक वो करता हूँ डिस्कस, जो डिफेंस में और रक्षा अध्ययन में आता है, उसको कहते हैं नेशनल कैरेक्टर या राष्ट्रीय चरित्र। अब ये राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है? राष्ट्रीय चरित्र किसी भी देश का एक टेम्परामेंट है, जो टेम्परामेंट जिस देश के लोग एक व्यवहार करते हैं एक जैसा, तो उस देश के लोग क्या सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर, उसको राष्ट्रीय चरित्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में इतिहास, भूगोल का बड़ा योगदान है। कि साहब अब एक चीज़ देखिए कि क्यों पोर्चुगल ने या पुर्तगाल ने या ब्रिटेन ने या स्पेन ने, हॉलैंड ने दुनिया के ज़्यादातर देशों की खोज की। तो इसका सीधा मतलब ये है कि क्योंकि ये आइलैंड थे और ये समुद्र के किनारे थे और ये जो है बहुत ज़्यादा, एक तरह से मान लीजिए कि इनमें एक जिजीविसा थी और ख़तरों से खेलने का एक, जैसे समुद्री मछुआरे होते हैं ना, वो नाव लेके समुद्र में कूद जाते हैं, और मैदानी लोग हमसे कहें कि नाव लेके कूद जाएं आप, तो हम नहीं कूद सकते नाव लेके, जो समुद्री लोग कूद सकते हैं। तो चाहे वास्को डी गामा हो, चाहे वो कोलंबस हो, चाहे वो बाद का लोग हों, अब आप ये देखेंगे कि या अमेरिगो वेस्पूसगी हो, तो इन लोगों में अदम्य साहस या अदम्य क्षमता कहाँ से आई? तो ये यहाँ से आई क्योंकि वो समुद्री किनारों पर रहते थे और समुद्री किनारों से उन्होंने व्यापार और साहस और धैर्य और ये जिजीविसा सीखी। तो उसका राष्ट्रीय चरित्र ऐसा है कि वो संघर्ष करते हैं पहाड़ी लोग और उस समुद्री लोग, और फिर पहाड़ी लोगों के बारे में यही कहा जाता है कि एडवर्स कंडीशन में ये लोग रह सकते हैं। और एडवर्स कंडीशन में जब पहाड़ी लोग रह सकते हैं तो इसका असर हम देखते हैं कि कैसे मराठों ने गोरिल्ला वार किए और क्यों स्पेन में जो है नेपोलियन पूरी दुनिया को जीतता है और वो स्पेन में फेल हो गया। तो गोरिल्ला वार और अदम्य साहस, और क्यों गोरखा जो रेजिमेंट के लोग हैं, गोरखा लोग हैं, वो बहुत अच्छे वो लड़ाके होते हैं। तो इसका कारण यही है कि वो पहाड़ों पर चढ़ना, लड़ना, जीवन का सर्वाइवल, क्योंकि सर्वाइवल का सवाल जब आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैदानी पहाड़ों की अपेक्षा समुद्री के किनारे रहने वाले और पहाड़ों पे रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा संघर्षशील होते हैं, ये बात बिल्कुल किसी से छुपी नहीं है। और दूसरा जो राष्ट्रीय चरित्र की बात हम करते हैं कि किसी देश को सुरक्षा प्रदान करने में
उस देश की ज्योग्राफी का या ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक चीज़ आप देखिए कि जैसे आप देखेंगे कि भारत एक प्रायद्वीप है, और ये जो प्रायद्वीप है उसको कहते हैं जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है, और एक तरफ से ये खुला होता है, तो बंद होता है, सॉरी, लैंडलॉक्ड है वन साइड से। तो आप ये देखेंगे कि जो राष्ट्रीय चरित्र है हमारा वो इसी पे है कि हमारी सुरक्षा में सेंध बाद में समुद्र से नहीं लगी पहले, और सारे जो आक्रांता हैं वो मैदानी रास्ते से आए। तो जो समुद्र है वो एक तरह से हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है, और हमारे ज़्यादातर आक्रमण जो हैं वो पश्चिमोत्तर भारत से हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, तेहरान के रास्ते हुए, पाकिस्तान होके, और अंदर तक आना, पंजाब तक आना। तो किसी भी देश के लिए लैंड लॉक्ड होना और एक तरह से ये मान लीजिए समुद्री होना अलग अलग चीज़ें हैं। तो समुद्र के चारों तरफ से घिरे हुए जो देश हैं वो ज़्यादा सुरक्षित हैं वो डिफेंस के मैकेनिज़्म से। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि नदियाँ देखिए आप कि ज़्यादातर नदियाँ हैं जैसे, तो नदियों के बारे में आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं हमारी वो एक तरह से ये मान लीजिए कि ज़्यादातर नदियाँ जो हैं उनके किनारे दुनिया की सबसे रिच सभ्यताओं का जन्म हुआ है। जैसे आप देखिए भारत में सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसका कारण ये है कि नदियाँ जो हैं आज भी और पहले भी, जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी तो नदियाँ सेटलमेंट का सबसे बड़ा माध्यम हुआ करती थी, और गांव, शहर, नदी सेटलमेंट्स जो हैं सब नदियों के किनारे होते थे, क्योंकि नदियों की उपयोगिता बहुआयामी है। उनमें आप एक तो ये देखिए कि वो ले सकते हैं, क्या कहते हैं, पानी ले सकते हैं, इरिगेशन के लिए सिंचाई कर सकते हैं, पीने के लिए, रहने के लिए, नेविगेशन के लिए, व्यापार के लिए नदियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरी सभ्यता देखिए कि मिस्र की सभ्यता जो है वो नील नदी पे हुई है। आप देखते हैं कि कितनी रिच हेरिटेज है मिस्र की। इसी तरह से उसकी सभ्यता है फिर क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की, वो दजला और फरात नदियों के किनारे है। और इसी तरह से जो बाकी सभ्यताएं हैं, वैदिक सभ्यता है, वो सारी गंगा और यमुना दोआब के आसपास के क्षेत्र में है। और न जाने कितनी सभ्यताएं जो हैं इसी तरह से हैं। और बाद में भारत में तो जितनी भी दक्षिण भारत में भी कावेरी, नर्मदा के आसपास की जो सभ्यताएं हैं वो सारी आज भी चल रहे हैं। शहर हैं बड़े बड़े, रोम है, बनारस है, इलाहाबाद है और कायरो है। तो ये सभी शहर जो हैं ये नदियों के किनारे स्थित हैं। और नदियाँ तो एक तरह से सेटलमेंट डिसाइड करती हैं, और नदियाँ बाउंड्रीज़ भी डिसाइड करती हैं। कई ऐसे देश हैं जिन लोगों जहाँ पे जो विभाजन है देशों का वो नदियों को सेटलमेंट मानकर किया गया है। उसमें राइन नदी का उदाहरण है, और सिंधु नदी का उदाहरण है, और बहुत सतलज नदी का उदाहरण है। फिर प्रदेशों का भी जो विभाजन है देश के अंदर वो नदियों से किया गया है। तो तीसरी चीज़ जो है वो बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ ऑफ द कंट्रीज में देखिए कि आज भी ज्योग्राफी जो है वो इतिहास बदल देती है, ये कहा जाता है। और ये इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि पहाड़ियाँ जो हैं वो एक तरह से वो डिसाइड करती हैं कि किसी भी देश का एक तरह से वो बाउंड्री जो है वो पहाड़ी बना देती हैं, और वो नेचुरल होती हैं। तो जैसे हिमालय हमारी बाउंड्री बना हुआ है, और अगर हिमालय ना होता तो आप सोच सकते हैं कि क्या होता देश में, कि अगर हिमालय ना होता तो हमारे देश में साइबेरियन जो ठंड है या साइबेरियन जो हवाएं हैं वो सीधे आती और हमारा जो देश है एक बर्फीला रेगिस्तान बन जाता। ये समझिए आप। तो हिमालय ने हमें केवल सुरक्षा ही नहीं दी या बाउंड्री नहीं दी, हिमालय ने हमें एक ऐसी जलवायु दी है, एक ऐसा
क्षेत्र दिया है, जो जलवायु जो है वो बहुत ज़्यादा हमें जो है वो अलग करती है, और वेजिटेशन के क्षेत्र में या उत्पादकता के क्षेत्र में हम दुनिया के बहुत देशों से आगे हैं। तो ऐसे ही अगर आप रूस का देखें एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि जब नेपोलियन ने और हिटलर ने भी, नेपोलियन ने जब रूस पे आक्रमण किया था, तो वो पूरे यूरोप में कहीं नहीं हारा, वो रसिया में जाके हारा था। और रसिया में इसी कारण हारा था क्योंकि उसकी सेना साइबेरिया की तरफ जा रही थी, और साइबेरिया की तरफ जाते 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 उसकी सेना को बर्फीले तूफ़ानों का सामना करना पड़ा। और बर्फीले तूफ़ानों में वो जो है एक तरह से ये मान लीजिए कि बर्फीले तूफ़ानों में वो टिक नहीं पाई, और नेपोलियन जो है वो हार गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चरित्र जो है, और मैदानी लोगों का जो राष्ट्रीय चरित्र है, वो थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट होता है, और वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लीजिए कि उतने संघर्षशील नहीं रह पाते, क्योंकि सुविधाएं जो हैं हमें थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहने के लिए जो है वो बाध्य करती हैं। तो अब ज्योग्राफी में एक चीज़ ये भी है कि आप देखेंगे कि बिना ज्योग्राफी पढ़े हम उनके नामों का, उनके शहरों का पता नहीं कर पाते। जैसे देखिए कि पहले इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, और बनारस का नाम वाराणसी था, और न जाने कि सोपारा था, उसका मुंबई है जिसका। तो अब ज्योग्राफी में देखिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे तय करता है, कि जैसे देखिए कि बंदरगाह हैं, अब कितने सारे बंदरगाह हैं जो हमें एक तरह से ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्या कहते हैं उनको, एक तरह से हमारे व्यापार को, जैसे बम्बई है, और ताम्रलिप्ति है पहला बंदरगाह जिसका नाम आज कलकत्ता पड़ गया, चेन्नई है, अरिकामेडू है, पांडिचेरी पड़ गया उसका नाम। तो किसी भी बड़े बड़े देखिए देशों का विकास जो है बाद में आधुनिक काल में, मध्यकालीन काल में, प्राचीन काल में, अब देखिए किसी भी देश का विकास उस पर निर्भर करता है कि उसके बंदरगाह, सी पोर्ट्स कितने अच्छे हैं। ब्रिटेन ऐसे ही विश्व की ताकत नहीं बना, ब्रिटेन के पास दुनिया के श्रेष्ठतम बंदरगाह थे, और वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। और भारत भी ऐसे ही उस टाइम पे सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था, भारत के पास भी बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे, और भारत भी जो है एक तरह से ये मान लीजिए कि पूरे उसका एक तरह से व्यापार करता था पश्चिमी देशों के साथ और दक्षिण पूर्वी देशों के साथ। तो इसी के लिए जो तट है किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश का, वो जो नेविगेशन है और व्यापार है, और जो समुद्री ताकत है, मिलिट्री है, नौसेना है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि उसका समुद्र तट कैसा है। अब आप किसी भी देश को देख लीजिए जिनके समुद्र तट समृद्ध रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पोर्चुगल हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, जिनके समुद्र तट अच्छे रहे हैं वो देश ज़्यादा आज तरक्की कर गए हैं, और पहले से ही करी है। वो देश ज़्यादा समृद्ध रहे हैं। जिनके समुद्र तट नहीं हैं या जो लैंड लॉक्ड हैं, जिनका समुद्र से संबंध नहीं है, वो देश जो हैं इस मामले में थोड़े से अपने आप को कम वो पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही ठीक है कि इतिहास का ज्योग्राफी के साथ जो संबंध है आप उसे देख लें। कल हम इसी का इकोनॉमिक्स पे क्या संबंध है इतिहास का, वो सब्जेक्ट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।